जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास तेल का इतना बड़ा खजाना हो कि वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था, खासकर लैटिन अमेरिका में। और फिर सोचिए कि वही देश आज इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकटों में से एक से गुजर रहा है। जी हाँ, ये कहानी है वेनेजुएला की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश इतने बुरे हाल में कैसे पहुंच गया? चलिए आज इसी कहानी की हर परत को खोल कर देखते हैं। इस संकट का पैमाना कितना बड़ा है ये समझने के लिए बस ये एक नंबर काफी है। 70 से 80 लाख। जी, 70 से 80 लाख लोग। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये तो मतलब एक पूरी की पूरी पीढ़ी है जो अपना घर, अपना सब कुछ छोड़कर देश से बाहर जाने को मजबूर हो गई। ये आंकड़ा अपने आप में इस त्रासदी की पूरी कहानी कह देता है। और देखिए, यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। ये जो फर्क है अतीत और आज में। एक वक्त था जब वेनेजुएला का नाम लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर और सबसे स्थिर देशों में लिया जाता था। और आज का सच, आज वो दुनिया के सबसे बड़े मानवीय और आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। तो सवाल वही है, ये सब बदल कैसे गया? तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे एक अमीर देश का पतन हुआ। फिर बात करेंगे संकट के असली कारणों की। उसके बाद राजनीतिक खिंचातान को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इसका लोगों पर क्या असर हुआ, और आखिर में इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां सब कुछ अच्छा था। आखिर आज की इस बर्बादी को समझने के लिए ये जानना तो जरूरी है ना कि वेनेजुएला एक वक्त में कितनी ऊंचाइयों पर था। तो कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है, और जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसका कुदरती खजाना। पता है, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा, जी हाँ, सबसे बड़ा तेल का भंडार है। और इसी ब्लैक गोल्ड यानी काले सोने की वजह से दशकों तक वेनेजुएला की गिनती एक अमीर और खुशहाल देश में होती थी। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया? देखिए, ये किसी एक गलती का नतीजा नहीं था। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था, जहां एक गलती ने दूसरी को जन्म दिया, और बस एक के बाद एक गलत फैसलों ने देश को इस हाल में पहुंचा दिया। संकट की सबसे बड़ी जड़ को समझना है तो ये चार्ट देखिए। ये अपने आप में पूरी कहानी बता रहा है। वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी लगभग 95% सिर्फ और सिर्फ तेल बेचने पर टिकी थी। मतलब खेती, इंडस्ट्री, दूसरे सेक्टर्स, सबको भुला दिया गया। अब जाहिर है, जब किसी देश की पूरी कमाई बस एक ही चीज से हो तो वो कितना बड़ा खतरा मोल ले रहा है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे घटनाओं का पूरा सीक्वेंस साफ हो जाएगा। कहानी शुरू हुई 1999 में, जब यूगो चावेज ने समाजवादी नीतियां लागू की। मतलब इकोनॉमी पर सरकार का कंट्रोल बढ़ा दिया गया और तेल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, यानी पूरी तरह सरकारी बना दिया। 2013 में उनके बाद आए निकोलस मदुरो, और फिर 2014 में आया सबसे बड़ा झटका। दुनिया में तेल के दाम धड़ाम से गिर गए और बस वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी हिल गई। अब इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या किया? उन्होंने अंधाधुंध नोट छापने शुरू कर दिए, और यहीं से शुरू हुई हाइपर इन्फ्लेशन की कहानी। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन आखिर है क्या भला? देखिए, ये सिर्फ महंगाई नहीं है। ये महंगाई का वो खतरनाक रूप है जहां चीजों के दाम हर दिन, हर घंटे, मतलब पागलों की तरह बढ़ने लगते हैं। हालत इतनी खराब हो गई थी कि लोगों की महीने भर की सैलरी में एक दिन का, सिर्फ एक दिन का राशन भी नहीं आ पाता था। देश की करेंसी की कीमत बस एक कागज के टुकड़े जितनी रह गई थी। तेल के दाम गिरना तो एक बहुत बड़ा कारण था ही, लेकिन कुछ और चीजों ने आग में घी डालने का काम किया। सबसे पहला, सरकार और जो उनकी सरकारी तेल कंपनी थी PDVSA, उसमें फैला हुआ भयानक भ्रष्टाचार। दूसरा, देश को चलाने में मिसमैनेजमेंट और नाकामी। और तीसरा, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने मादुरो सरकार पर जो आर्थिक पाबंदियां लगा दी, उसने तो देश की बची खुची कमर भी तोड़ दी। अब देखिए, एक तरफ तो आर्थिक संकट था ही, ऊपर से वेनेजुएला एक बहुत गहरे पॉलिटिकल क्राइसिस में भी फंस गया। और बात यहां तक पहुंच गई कि एक ही देश में एक ही वक्त पर दो लोग खुद को प्रेसिडेंट बताने लगे। जाहिर है, इससे पूरा देश बुरी तरह बट गया। तो ये दो दावेदार थे। एक तरफ निकोलस मादुरो, जिनका कहना था कि वो 2018 का चुनाव जीते हैं, और दूसरी तरफ थे जुआन गुएडो, जिन्होंने उस चुनाव को फर्जी बताते हुए 2019 में खुद को देश का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और इस लड़ाई में पूरी दुनिया भी बट गई।
एक तरफ रूस और चीन जैसे देश मादुरो के साथ खड़े थे, तो दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने ग्वेडो को सपोर्ट किया। इस वजह से ये पूरा मामला और भी ज्यादा उलझ गया। चलिए अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से की, कि इन सब का आम लोगों की जिंदगी पर क्या और कैसा असर पड़ा। क्योंकि जब भी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स फेल होती है ना, तो उसकी सबसे भारी कीमत हमेशा आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। देश के अंदर के हालात बस सोचकर देखिए। दुकानों से खाना गायब, अस्पतालों से दवाइयां गायब, कुपोषण और भूखमरी इतनी बढ़ गई कि ये आम बात हो गई। लोगों की नौकरियां चली गई तो क्राइम रेट आसमान छूने लगा, और इन सब के बीच लोकतंत्र कमजोर होता गया और मानवाधिकारों का उल्लंघन बड़े पैमाने पर होने लगा। और इस आग की लपटें सिर्फ वेनेजुएला तक ही नहीं रहीं। जब लाखों लोग देश छोड़कर भागने लगे तो पड़ोसी देशों पर जबरदस्त दबाव पड़ा। इससे पूरे लैटिन अमेरिका में एक अस्थिरता का माहौल बन गया। ये दुनिया के सबसे बड़े रिफ्यूजी संकटों में से एक बन गया। और जैसा हमने पहले देखा, ये अमेरिका, रूस और चीन के बीच एक जियोपॉलिटिकल अखाड़ा भी बन गया। तो अब आते हैं हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। वेनेजुएला की ये जो दर्दनाक कहानी है, ये हमें सिखाती क्या है, क्योंकि इस तबाही में हर देश के लिए सीखने को बहुत कुछ है। तो क्या है वो बड़े सबक? पहला, अपनी इकोनॉमी को कभी भी सिर्फ एक चीज पर डिपेंडेंट मत बनाओ। दूसरा, पॉपुलिस्ट नीतियां, मतलब ऐसी पॉलिसीज जो लोगों को थोड़े टाइम के लिए तो अच्छी लगती हैं पर लंबे समय में देश को बर्बाद कर देती हैं, उनसे बचना चाहिए। तीसरा, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए आज़ाद और ताकतवर संस्थाओं का होना बहुत जरूरी है। और चौथा और सबसे अहम, इकोनॉमी का मिसमैनेजमेंट सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं होती, वो एक नेशनल सिक्योरिटी का खतरा बन जाता है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वेनेजुएला का ये हाल हमें दिखाता है कि कैसे बस कुछ ही सालों में एक अमीर से अमीर देश भी घुटनों पर आ सकता है। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि किसी भी देश की तरक्की कितनी नाजुक हो सकती है अगर उसे ठीक से संभाला न जाए। तो सवाल यही है कि किसी भी देश की इकोनॉमी आखिर कितनी फ्रेजाइल हो सकती है।